फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 3 देखेंगे। ये सारे प्रश्न घटना चकबुक से करवाए जाएंगे। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। घटना चक्र के ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग 1 से 2 दिन में बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? जब संविधान लागू किया गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। इसका उत्तर जो है सी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था? तो इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। इसका उत्तर जो है बी सही है। तीसरा प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है वह किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यह उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख है? तो इसमें से कितने प्रकार का है? तो न्याय जो है यह 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता जो है यह 5 प्रकार का है, समानता 2 प्रकार का और मातृ जो है वह 1 प्रकार का है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। छठा नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना के क्रम में कौन सा इनमें सही है? इनमें से कोई भी सही नहीं दिया गया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डी जो है इसमें सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी जो है इसमें ये गलत है। अगर यहाँ पे लोकतंत्रात्मक गणतंत्र कर दें तो ये सही हो सकता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर डी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न शब्दों पर विचार करना है। इसे क्या करना है? विचार करना है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। सबसे पहले सार्वभौमिक होगा, इसके बाद समाजवादी हो जाएगा, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, इसके बाद प्रजातांत्रिक हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 9वां नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर ए सही है। 10वां नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था कि कौन सा शब्द को जोड़ा गया था? तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। इसी को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो है सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया था यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो वर्णित करता है वह कौन करता है? तो भारत की कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना के द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा वर्णित किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह भाग 4 में स्थित है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इनमें से अखंडता जो है यह सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर जो है डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इनमें से समाजवाद शब्द और इनमें से पंथ निरपेक्षता जो शब्द है यह जोड़ा गया था। ग्राम स्वराज और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये दोनों नहीं जोड़ा गया था। इसका उत्तर जो है 1 और 3 सही दिया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1 और 3 शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है
संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? इनमें कौन सा कथन सही दिया गया है? तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना था, तो यह जैसे बिल्कुल सही दिया गया है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो यह भी सही है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। इसका आंसर सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी जो शब्द है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी जो शब्द है यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। तो कौन जो शब्द है वह 26 नवंबर 1949 तक अंगीकृत नहीं किया गया था? तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो शब्द है वह 1949 तक अंगीकृत नहीं किया गया था। गणराज्य को शामिल कर लिया गया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो शब्द है यह 26 नवंबर 1949 तक इसे नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अमुक लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के ये सुनिश्चित करना है। इसमें कौन सा सही उत्तर दिया गया है? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, यह बिल्कुल सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये दोनों सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह जो है से बिल्कुल सही दिया गया है। क्या है? बिल्कुल सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। ए और आर दोनों सही दिया गया है। इसका व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है वह हम भारत के लोक शब्दों से किया जाता है। इसका आंसर डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग है भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के लिए जाना जाता है। इसका आंसर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष का सही शब्द जो भाव व्यक्त करता है यह भारत में राज का कोई धर्म नहीं है, इसी को व्यक्त करता है। इसका आंसर डी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और बाकी संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों शब्द का किया गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में इनमें से कौन नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न, ये तीनों शब्द जो है उद्देशिका में शामिल है, लेकिन लोक कल्याण जो है यह उद्देशिका में शामिल नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से क्या वर्णन नहीं है? तो इनमें से आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों जो है, ये तीनों का वर्णन किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो इसमें से धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। समाजवादी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में इसमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यह सही दिया गया है, और बाकी ये तीनों जो है गलत दिया गया है। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है वह आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का जो है यह भारतीय संविधान का इसे आत्मा कहा जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? तो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो यह के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर डी सही है। 35 नंबर प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किनके द्वारा कहा गया था? तो यह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, यह घोषित किया गया था बेरुवारी के द्वारा किया गया था। बेरुवारी के द्वारा किया गया था कि यह संविधान का अंग नहीं है। तो इसका उत्तर ए सही है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो उद्देश्य का संविधान का भाग है, यह किस उच्चतम न्यायालय के द्वारा धारणा किया गया था प्रस्तुत? तो यह मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन के द्वारा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का स्वीकार किया था? तो मौलिक संरचना का भाग स्वीकार जो किया, यह केशवानंद भारती विवाद के द्वारा किया गया था, जो 1973 ईस्वी में यह दस्तावेज पेश किया गया था। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या जो किया गया है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में किया गया है। इसका आंसर सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जो प्रतिबिंबित करता है वह संविधान की प्रस्तावना करता है। इसका आंसर बी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो न्याय कितने प्रकार के हैं? तो न्याय जो है 3 प्रकार के हैं, और स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। इसका आंसर जो है 2 सही है, यानी बी हो जाएगा। समानता कितने हैं? तो समानता 2 प्रकार के हैं, और मातृभाव जो है वह 1 प्रकार के हैं। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है? तो नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक की व्यवस्था किया गया है। इसका आंसर डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उत्तर सी सही है। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, और अलादी कृष्णा स्वामी जो थे यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका उत्तर डी सही है। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। राजेंद्र प्रसाद नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका उत्तर ए सही है। राजेंद्र प्रसाद नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य 6 थे। कितने थे? 6 थे। इसका उत्तर जो है बी सही है और भीमराव अम्बेडकर को लगाकर कुल 7 व्यक्ति थे। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दोनों जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सा सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का इनमें कौन सा सदस्य नहीं थे? तो इसमें मोहम्मद सादुल्ला के मुंशी और एक के अय्यर, ये तीनों जो थे संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे यह इसका सदस्य नहीं थे। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। 11वां नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला टॉपिक है अनुच्छेद। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो शुरुआत में 395 अनुच्छेद था। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 400 से प्लस है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो मूल में पूछ रहा है कि शुरुआत में कितना था? तो शुरुआत में 22 भाग था और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसका उत्तर जो है ए सही है। 5वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। नए राज्यों का जो गठन है इसका संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 से है और नागरिकता का जो संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 2 से है और मौलिक अधिकार का जो संबंध है इसका संबंध भारतीय संविधान का भाग 3 से है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है इसका संबंध अनुच्छेद 323 के ए से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में आता है? तो यह अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 117 में किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर जो है सी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? इनमें कौन सा जो जोड़ी है वह सही सुमेलित दिया गया है? तो इसमें भारत का निर्वाचन आयोग जो है यह अनुच्छेद 324 से संबंधित है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, केवल बी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है अनुच्छेद वह सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है। अनुच्छेद 48 जो है यह कृषि और पर्यावरण से संबंधित है, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, डी गलत है। 12 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ विषय दिया गया है। एक अनुच्छेद 124 जो है इसका संबंध संघीय न्यायपालिका से है, यह सही है। अनुच्छेद 105 जो है इसका संबंध नागरिकता से है। और अनुच्छेद 352 जो है इसका संबंध आकस्मिक प्रावधान से है। और अनुच्छेद 245 है इसका संबंध विधायी शक्तियां का वितरण से है। सभी सामने सामने है, तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। अनुच्छेद 14 का संबंध समानता का अधिकार से है। और अनुच्छेद 36 का जो संबंध है वह नीति निर्देशक तंत्र से है। अनुच्छेद 74 का संबंध है मंत्रिपरिषद से। और अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका उत्तर जो है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना यह किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है यह अनुच्छेद 2 से संबंधित है। और समता का अधिकार जो है इसका संबंध अनुच्छेद 14 से है। और गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का जो संबंध है इसका संबंध अनुच्छेद 22 से है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति जो है इसका जो संबंध है अनुच्छेद 111 से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ अंतर्वस्तु दिया गया है। अनुच्छेद 54 का जो संबंध है इसका संबंध भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है इसका संबंध प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो है इसका संबंध राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 जो है इसका संबंध राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो सभी जो है सामने सामने है, तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। अनुच्छेद 61 है इसका संबंध, अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 67 के जो ख है इसका संबंध उपराष्ट्रपति को हटाना है। और अनुच्छेद 94 जो है इसका संबंध स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 90 का जो संबंध है या राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। इस प्रकार से इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। अनुच्छेद 323A है इसका संबंध प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है इसका संबंध निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 जो है इसका संबंध लोकसभा के अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 जो है इसका संबंध लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। इसको मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, फिर से है इसे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। संवैधानिक संशोधन जो है यह अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और वित्त आयोग जो है इसका संबंध अनुच्छेद 280 से संबंधित है। और वित्त आपात जो है इसका संबंध अनुच्छेद 60 से संबंधित है। और अखिल भारतीय सेवाएं जो है इसका संबंध अनुच्छेद 312 से संबंधित है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, फिर से है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो है इनका संबंध अनुच्छेद 148 से है। और वित्त आयोग का जो संबंध है अनुच्छेद 280 से संबंधित है। और प्रशासनिक अधिकरण जो इसका संबंध अनुच्छेद 323A से संबंधित है, 323A से है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो संबंध है यह अनुच्छेद 315 से संबंधित है। इसका उत्तर जो है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो अंतर्राज्य परिषद का संबंध अनुच्छेद 263 से है, यह तो सही है। वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323 के क से है, तो ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध अनुच्छेद 315 से है, तो ये भी सही है। इसमें कोई भी गलत नहीं दिया गया, इसमें सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? इसमें से कौन सा सही दिया गया है? इसमें से इसका उत्तर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 352 का संबंध आपात स्थिति की घोषणा से है, तो केवल डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, इसे सुमेलित करना है। अनुच्छेद 215 है, इसका संबंध उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय से है। और 222 अनुच्छेद है, इसका संबंध किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण से है। और अनुच्छेद 226 जो है, इसका संबंध कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति से है। अनुच्छेद 227 जो है, इसका संबंध सभी न्यायालयों के अधीन नच की शक्ति से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है, ये सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 241 के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, इसे क्या करना है, सुमेलित करना है। अनुच्छेद 76 है, इसका संबंध महान न्यायवादी से है, किसे है, भारत के महान न्यायवादी से है। और अनुच्छेद 148 का जो संबंध है, इसका संबंध भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से है। और अनुच्छेद 75(1) है, इसका संबंध केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 131 जो है, इसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, फिर से है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है, इसे सुमेलित करना है। विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता जो है, इसका संबंध अनुच्छेद 14 से है। और कार्य करने का अधिकार जो है, इसका संबंध अनुच्छेद 41 से है। और कार्य करने के लिए सही और मान्य स्थितियां जो है, यह अनुच्छेद 42 से संबंधित है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य जो शिक्षा, इसका संबंध अनुच्छेद 45 से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसमें उत्तर सही नहीं दिया गया है, उसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? 371 का जो है, इसका संबंध नागालैंड से है, यह बिल्कुल सही है। 371 का इसका संबंध असम से है, ये भी सही है। और 371 का जो ग है, इसका संबंध मेघालय से नहीं है, इसका जो संबंध है मणिपुर से है। कहाँ से है, मणिपुर से है। 371 का है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, ये सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। इसका संबंध मणिपुर से होना चाहिए, न कि मेघालय से। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।